गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी जिसमें कि ये बताया गया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, वो हमने कर लिया था। एक और एक्टिविटी जो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो कि लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस से, वो बच गई थी, तो वो आपको अभी डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है कि ये जो एक्टिविटी है वो ये बताती है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मस्ट है, नेसेसरी है, उसके बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सेम कुछ प्रोसेस, उसमें भी क्या करना है, हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए थे, यहाँ पे भी हमें सेम साइज़ का 2 पॉटेड प्लांट लेना है जो कि गमले में लगाया हुआ है, ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, डार्क रूम में रख देंगे, अंधेरी जगह पर जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं हो। जब हम ये डार्क रूम में रखने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे हमें ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। तो हम अपने से एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे? 2 पॉटेड प्लांट लेंगे और क्या करेंगे, एक को जो है बाहर रखेंगे धूप में और एक को 3 से 4 दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड ए रूम, डार्क रूम रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का स्टार्च जो है वो टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले उसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में डालना है, उसके बाद अल्कोहल में डाल के बॉईल करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में उसको किस में करना है, स्टार्च ये आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है। जब आप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो बाहर सनलाइट में था वो क्या हो गया है, वो ब्लू कलर का आ गया है, लेकिन जो सनलाइट में नहीं था, डार्क रूम में था, उसमें ब्लू कलर या तो बहुत ही नेग्लिजिबल है या तो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने 2 चीज़ों को देख लिया, क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। इसके अलावा थर्ड जो चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 पॉटेड प्लांट्स को लेके डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए, सो दैट कि जितना भी स्टार्च है वो क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। देन कीप द प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। उसके बाद क्या लेने हैं आपको, बड़े बड़े ग्लास प्लेट्स लेने हैं जिसके ऊपर आप गमले को रख देंगे, और गमले को रखने के बाद उसमें क्या करेंगे, बगल बगल में एक गमले के बगल में क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास, आपने देखा होगा लैब में वॉच ग्लास शीशे का कटोरी की तरह का होता है, उसमें आप क्या करेंगे, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक प्लांट के पास में हम क्या रख देंगे, एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, और दूसरे प्लांट में हम कुछ भी नहीं रखेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, एक बेल जार से कवर कर देंगे, और नीचे से क्या कर देंगे, जब कवर करेंगे तो वहाँ पे वैसलीन लगा देंगे ताकि एयर का एक्सचेंज बाहर से ना हो पाए। तो नीचे क्या है, ग्लास प्लेट, और ऊपर से हम ग्लास की जब बेल जार रख रहे हैं, घंटी के आकार का जो है ढक्कन रख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि बिल्कुल सील हो जा रहा है। अब जो हवा अंदर थी उतनी ही हवा यूज़ होगी, बाहर से कोई हवा आएगी जाएगी नहीं। तो क्या होगा कि उन दोनों को क्या करना है, अब उन लोगों को सनलाइट में, अभी तक अंधेरे में थे, इतना प्रोसेस करने के बाद, रखने के बाद, ढकने के बाद हम उसे 3 घंटे के लिए क्या कर देंगे, सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद दोनों ही प्लांट से, एक जिसके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट रखी है वहाँ से, और एक जिसके पास नहीं रखी है वहाँ से, दोनों ही से एक एक पत्ते लेंगे, और उसको सेम प्रोसेस फॉलो करके बॉइलिंग इन वाटर, अल्कोहल, उसके बाद आयोडीन टेस्ट करके दोनों ही पत्तों पे हम क्या देखेंगे, ब्लू ग्रीन कलर देखेंगे। तो अब देखते हैं, द लीफ ऑफ प्लांट केप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटेशियम स्टार्च। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो पत्ता है, जिस पेड़ के पास, पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, क्योंकि उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचा, क्योंकि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसका जो पत्ता है वो, चूँकि 3 दिन पहले जितना भी पत्ते में स्टोर्ड था स्टार्च वो भी यूज़ हो चुका है, और फर्दर धूप में रखने के बाद भी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए उसके पत्ते ब्लू ग्रीन कलर शो नहीं करेंगे। और दूसरे का जो पत्ता है जिसमें कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा, वो ब्लू ग्रीन कलर
शो करेंगे। तो ये दोनों से हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था वहाँ पे धूप में रखने के बाद वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाया है, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं था वहाँ पे नहीं हो पाया। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको बताती है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। और इसके अलावा आज का भी क्लास का आपको नोट्स बना लेने हैं और प्लस आपको फेयर भी स्टार्ट कर देना है, एक्सरसाइज को क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करना जिस तरह से पढ़ाई होती जा रही है। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है कि जो या हम यूँ कहें ब्रॉड टर्म में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज़म जो वो खुद अपना फूड इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक चीज़ों को लेके नहीं बना रहा है, जब बल्कि वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए फूड को ही इस्तेमाल कर रहा है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पहले ही बहुत सारी टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे कि ये एक ही टाइप का नहीं होता है, कई तरह के हो सकते हैं। होलोजोइक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन सभी किसके अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, एमीबा भी उसका एग्जाम्पल है और हम ह्यूमन बींग्स भी उसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, एमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से हो रहा है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है आप देखिए, कई स्टेप से। अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि ये एक ही सेल है और इसको किसी पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने ही सेल मेम्ब्रेन को मोड़ के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। उसी के द्वारा ये क्या करता है, फूड अंदर लेता है और जब अंदर डाइजेस्ट करके फिर वापस वैक्यूल के थ्रू ही बाहर थ्रो आउट कर देता है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि पानियों में मिलता है, लिविंग इन वाटर। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये सूडोपोडिया बनाता है। डायग्राम नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, सूडोपोडिया 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेकंड स्टेप में, और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर बीच में एक फूड नज़र आ रहा है। फूड के बाद क्या होता है, वो फ्यूज़ कर जाता है दोनों ही फिंगर और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। उसके अंदर फूड बॉडी के अमीबा की बॉडी के सेल के अंदर आ जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं उस वैक्यूल के अंदर और फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके अलावा जो उस बैग में अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो वापस बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है। उसके बाद उसके बाहर में एक फूड पार्टिकल आ रहा है। जहाँ पे फूड पार्टिकल आ रहा है वहीं पे सेकंड स्टेप में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बनने के बाद क्या होता है, वो एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक होकर बॉडी अमीबा के सेल के अंदर आ जाता है। अमीबा के सेल के अंदर आता है। ये क्या है, इंजेशन। यहाँ पे गलती से इजेशन लिखा हुआ है, वो क्या है, इंजेशन। अब इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद वो वापस अंदर में क्या होगा, डाइजेशन, और उसके बाद उससे फूड लेके एसिमिलेशन कर लिया गया। तो 5 स्टेप्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से इंजेशन हो रहा है। इंजेशन होने के बाद फूड वैक्यूल बन जा रहा है। फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है और एसिमिलेशन हो रहा है। और यहाँ पे चूँकि ब्लड एंड एक्सेट्रा की कोई बात नहीं, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता। सीधा का सीधा क्या होता है, फूड वैक्यूल से फूड बाहर सेल्स में चले जाते हैं और सेल में अपना जो भी ज़रूरत होती है उसे बना दिया जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। और सबसे लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं वो क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप जो है वो गलत जगह पे लिखी हुई है। इजेशन की जगह इंजेशन लिखा हुआ है, इंजेशन की जगह इजेशन लिखा हुआ है। तो आप इसे सही करके डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसकी भी आप एक डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे और बना के रख लेंगे ताकि बाद में आप इसे रिवाइज़ कर सकें। उसके बाद जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर जो होता है वो कैसे न्यूट्रिशन होता है, हम कैसे फूड लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कराते हैं। क्योंकि हमारा हर एक सेल जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो हमें एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत होती है इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर उसे हर जगह भेजने के लिए और उससे फिर से बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराने के लिए। तो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर जिस सिस्टम के द्वारा फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब और एसिमिलेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये सब आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है और जल्दी कर देता है। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? काफ़ी स्लो होगी और उसको होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कभी भी खुद पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता, वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। वो कभी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ मिलजुल कर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। वो सिंपल क्या करता है, एक बाहर में आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और बाहर में कोई तालियां बजा बजा के किसी को इनकरेज कर रहा है। उससे क्या होता है कि जो अंदर खेलने वाले की जो विल पावर होती है, जो उसका जो अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती चली जाती है बाहर के ऑडियंस को देख के, और वो क्या करता है? और अच्छी परफॉर्मेंस करता है। कैटलिस्ट भी उसी तरह का एक केमिकल होता है जो कि किसी रिएक्शंस के बाहर रह के उस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट करा देता है और उसका टाइम जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है रिएक्शन का। तो ये जो होता है ये तो हो गया कैटलिस्ट। अब जब कोई भी ऐसा केमिकल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है और उसका काम केमिकल रिएक्शन को फास्ट और अच्छे तरीके से कराना होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एक दूसरा नाम दिया गया है साइंटिफिकली, उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में जितने भी कैटलिस्ट हैं उन सभी को क्या बोला जाएगा? एंजाइम्स। तो जो ये ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और ये जो है हमारे डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है, अच्छा बनाता है। और ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं? हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जिसको क्या किया जा सकता है? ब्लड के द्वारा या ब्लड के द्वारा क्या किया जा सके? आराम से एब्जॉर्ब किया जा सके। अब मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें शुरू से लेकर अंत तक, तो सबसे पहले क्या आता है? माउथ। माउथ में हम फूड इंजेस्ट करते हैं। माउथ के बाद क्या आता है? इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक, पेट में चला जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, पतली पतली नलियाँ यहाँ पे लाइट पिंक कलर की आपको दिखाई गई है डायग्राम में, और इधर साइड में लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर की दिखाई गई है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर में दिखाया गया है, जो थोड़ा मोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और उतना ज़्यादा क्वाइल्ड नहीं है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? एनस, जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है और वहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है। मेन ग्लैंड्स आर, और इसके अलावा ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात। इसके बाद जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड में सबसे पहले माउथ में हमारा जो ग्लैंड होता है उस ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता, और उसके बाद स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है वहाँ पे 3 तरह के जो ग्लैंड हैं वो अपना सिक्रीशन डालते हैं। सबसे पहले लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है? लीवर। उसके बाद लीवर के बाद पैंक्रियास पत्ता लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में देखो, लाइट येलो और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और लीवर रेड कलर में दिखाया गया है, रेड मरून कलर में। ये हो गया पैंक्रियास जो पत्ते की तरह है। और उसके बाद लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये तीनों ही जो है अपना सिक्रेशन कहाँ पे डालते हैं? लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड जो होता है फूड का डाइजेशन जो होता है कंप्लीट या ख़त्म कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको याद करना है कि एलिमेंट्री कैनाल का शुरू से लेकर अंत तक कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सबसे पहले क्या है? माउथ के बाद इसोफेगस या फूड पाइप के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट एनस। उसके बाद ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहला जो ग्लैंड आता है वो आता है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लीवर, उसके बाद पैंक्रियाज, उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब हमें क्या करना है इसके आगे कि इन सभी फूड जब हम लेते हैं तो जब हर एक जगह से गुजरता है तो वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और वो एंजाइम फूड के किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं, किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या रिलीज़ करते हैं, ये आपको आगे में पढ़ना है। यहाँ पे उसी डायग्राम को इनलार्ज करके दिखाया गया, आप देख सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, टंग, एपिग्लॉटिस, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज, इलियम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है। क्या क्या है? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो आपको अभी उतना डिटेल में नहीं जाननी है, बस आपको मेन पार्ट्स याद कर लेने हैं। अब ये हमारा मेन पेज है जिसमें कि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि फूड जो होता है किस जगह से कैसे गुजरता है और वहाँ पे जो है वो क्या, उस पर्टिकुलर फूड में क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है, क्या चीज़ बच जाती है। तो सबसे पहले माउथ की बात करें, फूड कहाँ से इंजेस्ट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन का वो क्या होता है, इंजेशन। और फूड सबसे पहले इंजेस्ट कहाँ से होता है, माउथ के द्वारा। माउथ में फूड आते ही सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। और जब भी हम चबाते हैं तो हमारा फूड जो होता है गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। पहले फूड हम ड्राई लेते हैं लेकिन चबाते चबाते वो क्या हो जाता है, काफ़ी गीला और बिल्कुल पेस्ट की तरह स्ट्रक्चर वो हो जाता है। फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। टीथ क्या है, दांत जिसके द्वारा हम चबाते हैं। मिक्स्ड विथ सलाइवा, जो वो पानी लाइक स्ट्रक्चर हमारे मुंह से सिक्रीट हो रहा है वो क्या है, सलाइवा। और वो किस ग्लैंड से सिक्रीट किया जा रहा है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। तो फूड आते ही सबसे पहले उसे क्या हुआ, टीथ के द्वारा, दांतों के द्वारा चबाया गया और उसमें क्या मिक्स किया गया, सलाइवा। अब सलाइवा का क्या काम होता है, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। हमारे मैक्सिमम फूड में जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करते हैं स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, रोटी हो गया, तो इन सभी में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो हमारा बेसिक फूड रिक्वायरमेंट में स्टार्च होता है। तो या तो उस स्टार्च को किस में बदल देता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, सिंपल शुगर में। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है माउथ में, बाकी फैट और जो प्रोटीन है वो वैसे के वैसे ही अंदर चले जाते हैं। उसके बाद फूड कहाँ से पास करता है, फूड पाइप से इनटू द स्टमक। फूड कहाँ पाइप पास करता हुआ जाता है, इसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। अब फूड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, इसके लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मसल्स होते हैं, और वो मसल जो होता है एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करते हैं, पुशिंग मूवमेंट। और उस पुशिंग मूवमेंट को क्या करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जो होता है इसोफेगस जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें फूड क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर मूव करता हुआ चला जाता है। उसके बाद है इन द स्टमक। अब फूड कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे हमने बात की थी कि स्टमक में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो स्टमक में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे 2-3 एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है जो कि वहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, और उस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें मेनली क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, पेप्सिन। उसके बाद एक केमिकल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब इन तीनों के काम क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ये जो एंजाइम पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसे एक्टिवेट कर देता है ताकि वो, अब पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है। माउथ में क्या डाइजेस्ट करने का काम शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू हो गया। जो सलाइवरी अमाइलेज था उसने वहाँ पे जो स्टार्च है उसको किस में बदला, शुगर में। बाकी प्रोटीन और जो फैट है वो एज इट इज़ क्या आ गए, वापस आ गए, नीचे आ गए। अब स्टमक में क्या चीज़ का डाइजेशन शुरू हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो रहा है, लेकिन कौन से एंजाइम के द्वारा शुरू हो रहा है, पेप्सिन के द्वारा शुरू हो जा रहा है। और पेप्सिन लेकिन क्या है, खुद से काम नहीं कर सकता। वो पहले क्या होता है, जब उसको सिक्रीट किया जाता है तो वो इनएक्टिव होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर एक्ट करता है तो वो उसको क्या कर देता है, एक्टिव। और अब ये जो एक्टिव पेप्सिन है वो क्या कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो जो पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में एक्सेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक, वो मीडियम को एसिडिक बना देता है और हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ इसको एक्टिवेट ही नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमें पता है कि वो क्या कर सकता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। तो जो भी आपके फूड के साथ एक्स्ट्रा जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं आपके फूड के साथ आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उन सभी को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में ही ख़त्म कर देता है, उसको किल कर देता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, अब चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही नहीं, हमारे स्टमक के जो अंदर का जो लाइन है, अंदर का सरफेस है, उसे क्या कर सकता है, वो वॉल ऑफ स्टमक को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है।
तो उससे क्या करता है, वहाँ पे किस चीज़ की कवरिंग हो जाती है, म्यूकस की। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है सिर्फ अपना दोनों काम करता है और वो किसी चीज़ को हार्म नहीं पहुँचाता। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। उसके बाद फूड कहाँ पास करता है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे 3 फंक्शन थे जो हो गए। सबसे पहला फंक्शन क्या था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा ताकि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो सके। उसके बाद पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और उसके बाद म्यूकस क्या करेगा? जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा। इतना काम होने के बाद फूड जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? डुओडेनम। और फूड जो होता है यहाँ पे मिक्स हो जाता है लीवर के जो जूस है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, और पैंक्रियाज से जो चीज़ आ रही है, जो एंजाइम्स आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। उन दोनों से मिक्स हो जाते हैं। तो क्या हो रहा था? अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको, वहाँ पे फूड जो है वो मिक्स्ड हो जा रहा है बाइल से, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? लिवर से। मैंने पहले ही बताया था कि जो लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे 3 जगह से एंजाइम्स जो हैं वो आएंगे। एक तो लिवर से आएगा, एक पैंक्रियाज से आएगा, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सीक्रेट करेगा। तो सबसे पहले जो लिवर की बात करें, लिवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। बाइल जूस का क्या होता है? 2 काम होते हैं। अब चूँकि जो स्टमक से फूड आ रहा है वो कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे उसमें क्या मिक्स हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जो ये लिवर के जो एंजाइम हैं एंड जो पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। उनको काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? एल्कलाइन या बेसिक मीडियम चाहिए। अब बेसिक मीडियम बनाने के लिए कौन बनाएगा? बाइल से जो जूस आ रहा है, जो सॉल्ट आ रहा है, वो कैसा होता है? बेसिक होता है। और वो क्या करता है? पूरे के पूरे फूड को क्या बना देता है? बेसिक। और अब क्या हो जाता है? पैंक्रियाज के जूस के लिए या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए और जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। अब वो इजीली क्या कर सकते हैं? फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बाइल जूस का एक काम क्या है? टू मेक द फूड एल्कलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। उसके अलावा बाइल जूस का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये क्या करता है? जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या कर देता है? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ के इमल्सीफाई कर जाती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन जो होता है वो कौन करता है? बाइल जूस, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? लिवर से सीक्रेट होता है। लेकिन ये लिवर से जाने के बाद कहाँ स्टोर हो जाता है? एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो जो बाइल जूस है वो बनता कहाँ पे है? लिवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? जाके गॉल ब्लैडर। और सीक्रेट भी वहीं से होता है। तो एक तरह से मान ली कि अनाज को कहाँ उपजाया जा रहा है? खेतों में उपजाया जा रहा है, और उसके बाद उसको स्टोर हाउस में स्टोर कर दिया जा रहा है और वहाँ से बेच दिया जा रहा है। उसी तरह से लिवर में क्या बन रहा है? बाइल जूस बन रहा है, उसके बाद उसको स्टोर किया जा रहा है गॉल ब्लैडर में, और वहाँ से वो क्या हो रहा है? रिलीज़ हो रहा है जब भी ज़रूरत हो रही है, फूड आ रहा है तो। इसके बाद दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है? कंटेन करता है एंजाइम। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है, जैसे पहले पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन की तरह ही प्रोटीन को क्या करता है? सिंपलर जो पेप्टाइड्स है उसमें तोड़ देता है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, एंड जो लाइपेज होता है वो क्या ब्रेक करता है? फैट्स को ब्रेक करता है। तो फैट को सबसे पहले डाइजेशन, जो फैट का अगर शुरू करें वो बात करें, तो सबसे पहले उस पर कौन एक्शन करता है? लिवर का बाइल जूस। पहले बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। उसके बाद उस पर कौन काम करता है? पैंक्रियाज का लाइपेज। और सबसे लास्ट में कौन काम करेगा? इंटेस्टाइन का जूस, जो इंटेस्टाइन में से जो पर्टिकुलर एंजाइम्स निकलेंगे वो। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो, उसमें जो ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये चूँकि अब ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ भी सिक्रेशन नहीं होगा या और डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा? फाइनल डाइजेशन होगा। जो कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल शुगर थे वो किस में बदल जाएंगे? ग्लूकोज में बदल जाएंगे इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। और जो प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स हैं वो किस में बदल जाएंगे? एमिनो एसिड्स में बदल जाएंगे। और जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में बदल जाएंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो सबसे लास्ट काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा किया जाता है। और ये फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में
ख़त्म हो जाता है। फाइनल डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला, जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे किस में बदल गए, ग्लूकोज में, जितने भी प्रोटीन्स थे किस में बदल गए, अमीनो एसिड्स में, और जितने भी फैट थे किस में बदल गए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ये बदल गया। इसके बाद अब इसे हमें क्या करना है, ब्लड में डालना है। ब्लड में डालने के बाद ये पूरी बॉडी में जाएगा। तो ब्लड में डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अभी 2 स्टेप हो चुके हैं, इंजेशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन ख़त्म हो चुका है। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में। डाइजेशन कहाँ फिनिश होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड बचता है, जिसमें से और कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा नहीं गया, और वेस्ट मटेरियल जो भी चीज़ें होती है वो कहाँ चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। और टाइम टू टाइम क्या होता है, एनएस के द्वारा जो होता है आउटसाइड थ्रो कर दिया जाता है। तो जो रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एनएस उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। तो लास्ट प्रोसेस इज इजेशन, और सबसे पहले था इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन हो गया। अब 2 और स्टेप्स बचे हैं, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है फूड, तो वहीं से लिया जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ सेवरल, छोटी छोटी उंगली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। और विलाई क्या करता है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भरे हुए होते हैं, हैविंग ब्लड वेसल्स। और ये जो होता है सरफेस एरिया बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उस विलाई की हेल्प से जो होता है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो होता है, जो किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड के अंदर। डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स। और जब ब्लड में चला गया तो वो फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, सारे बॉडी के सभी सेल्स में। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो फुल डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विलाई के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट है उसके द्वारा ब्लड वेसल्स में भेज दिए जाते हैं। अब वहाँ से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। पूरी बॉडी में जाने के बाद जहाँ पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो सिंपलेस्ट चीज़ों को लेके उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदला जाएगा। जैसे अगर कहीं पे प्रोटीन की ज़रूरत है तो जो एमिनो एसिड्स है उससे क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन। और जहाँ पे फैट की ज़रूरत है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लेके क्या बनाया जाएगा, फैटी एसिड्स। और जहाँ पे प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है वहाँ पे ग्लूकोज को लेके क्या बनाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिंपल से हम वापस सेल्स के द्वारा या हमारी बॉडी के द्वारा सिंपलेस्ट चीज़ों से वापस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो ये 5 स्टेप्स जो आपका न्यूट्रिशन का है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम क्या करते हैं, अपने एनएस के द्वारा थ्रू आउट कर देते हैं। तो ये आपका फुल, आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको याद करना है कि माउथ में क्या हो रहा है, माउथ में कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, माउथ में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, वो किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। और इसके बाद आपको एक अलग अलग भी याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, माउथ में, कहाँ ख़त्म हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, स्टमक में, कहाँ ख़त्म हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, ना तो स्टमक में ना तो माउथ में, सबसे लास्ट कहाँ शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा शुरू होता है, लीवर के बाइल जूस के द्वारा। और कहाँ ख़त्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म भी हो जाता है। तो सबसे लेट कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन शुरू हो रहा है, फैट का, जबकि सबसे पहले किसका डाइजेशन शुरू हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, माउथ में ही शुरू हो जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको अलग तरह से पूछी जा सकती हैं। आपको लगेगा पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको सारे एंगल इसके देखने हैं कि पहले कौन हो रहा है, बाद में कौन हो रहा है, किसका कहाँ पे शुरू हो रहा है, किसका कहाँ ख़त्म हो रहा है, कौन कितना टाइम ले रहा है डाइजेस्ट होने में, कौन कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो ये आपका जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये सभी आपको आज नोट्स के साथ खुद की अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है और क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। तो इसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको अमीबा का डाइजेशन और ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन दोनों के ही, अमीबा का भी जो स्टेप वाइज डायग्राम के साथ जो डाइजेशन है क्या हो रहा है उसको डायग्राम भी बनाना प्लस स्टेप भी लिखना है कि द कमिंग फूड क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है अमीबा सूडोपोडिया बना रहा है, सूडोपोडिया के बाद फूड वैक्यूल बना ले रहा है, फिर फूड को डाइजेस्ट करके एसिमिलेट कर रहा है और फाइनली उसी के द्वारा जो हो रहा है क्या कर रहा है, वैक्यूल के द्वारा ही वो इजेशन
कर दे रहा है। ये तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके बाद ह्यूमन बींग्स के बारे में भी आपको उसी तरह से लिख लेना है। ह्यूमन बींग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेनी है, प्लस यहाँ तक जो आपको डाइजेशन जो पढ़ाया गया ह्यूमन बींग्स में कि अलग अलग पोर्शन में, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, किसके द्वारा और इसका क्या काम है, इन सभी का डिटेल में नोट्स बना लेना है और उसको कॉपी में नोट कर लेना है। थैंक यू।